Hello and welcome to the channel. In today's session we will be studying heredity and evolution class 10th. तो इस टॉपिक के अंदर हम पूरे चैप्टर, इस लेक्चर के अंदर हमने पूरे इस सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम स्पीशिएशन तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे. तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है. एंड इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा तो उसे भी देखना और इस वीडियो को भी एंड तक देखना. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा फास्ट वे में जानने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो उसका हेरिडिटी पार्ट आज के सेशन में होगा और इवोल्यूशन का पार्ट नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे. सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस एंड स्वागत करते हैं. एंड अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को. तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें. सो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल सीधा चले जाता है, ओके, फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट टू द चाइल्ड. तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो वह यहाँ पे क्या होता है कि दो, मतलब फादर एंड मदर दोनों का जेनेटिक मटेरियल आधा आधा मिला के एक सेपरेट ऑफस्प्रिंग बनता है. तो इसके अंदर दो पेरेंट्स होते हैं. तो ये दो पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल को लेना और वो आगे वाले जनरेशन में पास होना, दिस इज़ व्हाट हेरिडिटी इज़. हेरिडिटी इज़ बेसिकली कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. काफ़ी ज़्यादा इजी. तो हम यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब तो मैं पढ़ाने वाला हूँ. सो हेरिडिटी, प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स आर पास फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. सो पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग तक, तो दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमारे बाल ब्लैक है, राइट, तो मेरे पापा के भी बाल ब्लैक होंगे. तो अगर बच्चे के भी बाल अगर ब्लैक है, सो दिस इज हेरिडिटी दैट इज बीइंग पास्ड ऑन. सो एंड व्हाट इज इवोल्यूशन? नाउ टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा. अब पास्ट में मतलब सर कितना पास्ट में? बहुत पहले. सो लेट्स डाइव डीपर इनटू द डिस्कशन कि लाइफ अर्थ के ऊपर फॉर्म कैसे हुई. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लाइफ अर्थ के ऊपर फॉर्म हुई कैसे? सो बहुत साल पहले वी वर अ सिंगल सेल. अर्थ के ऊपर सिंगल सेल वाली लाइफ हुई. तो इन सिंगल सेल्स ने झुंड में रहना स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर किया. मतलब एक टाइप के सेल्स सिर्फ एक काम करेंगे. जैसे कुछ सेल्स होंगे जो सिर्फ ऑक्सीजन देंगे, कुछ सेल्स होंगे जो सिर्फ खाना डाइजेस्ट करेंगे. तो ऐसे करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना. सो हम सिंगल सेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर एनिमल बन गए. उसके बाद कुछ सेल्स ने रोल पिक किया कि वो सिर्फ रिप्रोड्यूस करेंगे. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग. ओके, तो इसमें क्या हुआ कि अलग अलग स्पीशीज़ फॉर्म हुई जो एक दूसरे के साथ ब्रीड ना कर पा रही हो. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अलग अलग स्पीशीज़ फॉर्म हुई एक सिंगल सेल से. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इवोल्यूशन. अलग अलग स्पीशीज़ का बनना फ्रॉम अ सिंगल सेल, या फिर अलग अलग स्पीशीज़ का बनना. हम ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग स्पीशीज़ का बनना, इसे हम इवोल्यूशन कहते हैं. ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ ओवर जनरेशंस. तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है. इवोल्यूशन इज़ अ नॉट स्मॉल थिंग. ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्मॉल थिंग इफ़ यू कंसिडर द बिगर टाइम फ्रेम, जहाँ पे हम पकड़ रहे हैं कि इवोल्यूशन अर्थ का फॉर्मेशन से लेकर सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन तक, या फिर बिग बैंग से लेकर अगर हम देखें तो इवोल्यूशन इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग. बट अगर हम जब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अर्थ पे राज शुरू हुआ तब से अगर हम देखें, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो आप इमेजिन कर लो, सबसे पहले सिंगल सेल एनिमल्स हुए, उसके बाद डायनासोर्स भी हुए, उसके बाद प्राइमेट्स भी आए, उसके बाद मैमल्स भी आए, उसके बाद जाके ह्यूमंस आए. एंड इवोल्यूशन इज़ अ नेवर स्टॉपिंग प्रोसेस. इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. वी एज ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. अब ये हमें शायद दिखे ना, बट अगर हम आज से मान लो 10,000 साल बाद अगर हम देखेंगे तो ह्यूमंस अलग दिखते हैं. उस टाइम पे ह्यूमंस अलग दिख रहे थे. जैसे
फॉर एग्जांपल इंडियंस, या फिर चलो इंडियंस मान लो, तो इंडियंस पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा टॉल हुआ करते थे, अब उतनी हाइट हमारी रही नहीं। इवेंचुअली अगर हम देखें तो हमारे एंसेस्टर्स कौन है, तो हमारे एंसेस्टर्स है मंकीज़ या फिर ओरंगुटैन्स। तो उनमें और हम में इतना ज़्यादा वैरायटी, आई मीन इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है एक टाइम के बाद, दैट वी आर अ सेपरेट स्पीशीज़ नाउ। व्हाट इज़ अ स्पीशीज़? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने क्लासिफिकेशन तो पढ़ा ही होगा। तो उसके अंदर स्पीशीज़ आर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर बट हैव अ कॉमन एंसेस्टर। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ह्यूमंस एंड ओरंगुटैन्स, जिन दोनों के एंसेस्टर्स सेम है, सो वी आर अ डिफरेंट स्पीशीज़ देन देम एंड वी कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद इन ईच अदर। तो तब जाके एक नई स्पीशीज़ बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे कि सर क्या डॉबरमैन और लैब्राडोर ये दोनों सेपरेट स्पीशीज़ है? नो, बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस विद इन ईच अदर। भले वो दिखने में बहुत डिफरेंट है, लेकिन उन दोनों को मिला के एक हाइब्रिड बन सकता है। सो दे आर नॉट अ सेपरेट स्पीशीज़ बट दे आर अ सेपरेट ब्रीड। ओके, या सो नाउ अब ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब जान लेते हैं कि कुछ डेफिनेशंस जान लेते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो जेनेटिक्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का एक पार्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो हम हेरिडिटी, इवोल्यूशन, जेनेटिक डिसीजेस भी पढ़ते हैं हम इसके अंदर, और प्रीवियस जनरेशन से क्या डिफरेंसेस आए हैं तो ये भी जान लेते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज ब्रांच ऑफ साइंस, बहुत बड़ी है, मतलब मैं आपको कह सकता हूँ। और ये जो 2020 आई मीन 2000 साल से, आई मीन 2000 से लेके अब तक 2024 तक इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखे इस फील्ड ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ऐसे ऐसे मार्वलस वंडर्स ये फील्ड ला रहा है, हर हफ्ते ऑलमोस्ट नए नए रिसर्चेस पब्लिश हो रहे हैं। बहुत बड़ा फील्ड है ये जेनेटिक्स। सो या, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड एंड हाउ स्पीशीज इवॉल्व ओवर टाइम। सो या, प्रिटी ऑब्वियस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ही एट द एंड ऑफ द डे डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बचेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल जाएंगे। जैसे एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है, दैट इज़ अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अब ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या है? तो अगर आप कुछ एनिमल्स के अंदर देखोगे तो ये आईलिड्स के साथ एक और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन आईज़ के ऊपर रहता है, वो पानी से बचाव के लिए होता है। सो दिस वॉज प्रेजेंट इन एनिमल्स, दिस इज़ ऑल्सो स्टिल प्रेजेंट इन सम रेप्टाइल्स, बट ये इवेंचुअली इवोल्यूशन के अंदर निकल गया क्योंकि इट वॉज नॉट यूज़फुल। अब हमारे अंदर वो तो नहीं है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन तो नहीं है, लेकिन निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के कुछ अंश हमें अभी भी दिख जाएंगे। जैसे कि आपके आइज़ के अंदर ये वाला पार्ट, जैसे अगर मान लो ये आपकी आइज़ है, ओके, तो ये वाला छोटा सा जो पार्ट होता है ना, सो दैट इज़ अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, प्रिटी इजी। सो दिस इज़ अ रिमेनेंट ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो इवोल्यूशन के साथ नए ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गन्स भी डेवलप भी होते हैं, कुछ ऑर्गन्स चले भी जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स भी चले जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ अब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो जेनेटिक्स की शुरुआत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब ये मेंडल कौन था? मेंडल वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज वर्किंग विथ पीज, जो हमारे पीज, हम जिसे फली कहते हैं शायद, मटर के दाने, मटर के साथ मटर, तो इसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रिगोर मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, द फादर ऑफ जेनेटिक्स conducted experiments on pea plants to understand how traits are inherited. Mendel chose pea plants because they have distinct traits and can be easily cross-pollinated and have short life cycle. अब सबसे पहले इस जेनेटिक्स फील्ड के अंदर अगर किसी ने रिसर्च स्टार्ट किया तो था ये ग्रेगोर मेंडल साहब। तो इन्होंने सबसे पहले इस फील्ड के अंदर जीन्स, ट्रेट्स, इन चीज़ों का
मतलब इन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्टिंग्विश किया। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे चर्च के साइड में बहुत सारी पी प्लांट्स ग्रो किए एंड उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ट्रू ब्रीड, हाइब्रिड एंड जो मतलब उन्होंने उस टाइम पे उन्हें जीन्स नहीं कहा था, लेकिन जो ट्रू फॉर्म्स प्लांट के हैं एंड जो हाइब्रिड्स है तो उन्हें डिस्टिंग्विश किया एंड उनके ऊपर रिसर्च किया। तो इन्होंने जो की टर्म्स ढूंढ निकाले तो वो जान लेते हैं, ट्रेट, जीन्स एंड अलील। अब उन्होंने ये वर्ड अलील यूज़ किया था। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेट क्या है, व्हाट इज़ अ ट्रेट। ठीक है, ओके। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज फ्लावर कलर एंड सीड शेप। तो इन्होंने अलग अलग ट्रेट्स के पी प्लांट्स प्लांट किए और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। ओके, जीन्स, अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट। अब ये कुछ मान लो, चलो ये एक पी प्लांट है। ओके, तो इसके कुछ ट्रेट्स है, 1 2 3 4। इन सारे ट्रेट्स को मिला के एक जनरेशन से आगे जनरेशन में ले जाने वाला है जीन। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। अब आपको अगर डीएनए का कुछ भी मालूम नहीं है तो यू शुड वॉच माय लेक्चर, या फिर हम बहुत क्रिस्प में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डीएनए इज़, व्हाट क्रोमोसोम्स आर, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ मिला के वी मेक अ जीन। तो जीन बहुत सारे ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, एंड बहुत सारे जीन्स मिला के इट फॉर्म्स एन अलील। बहुत सारे ऐसे जीन्स होंगे तो ये जीन्स मिला के वी गेट एन अलील। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर फ्लावर कलर इन पी प्लांट्स हैव 2 अलील्स। तो इस जीन के अंदर बहुत सारे अलील्स होंगे। ओके, हैज़ 2 अलील्स, 2 फॉर पर्पल एंड 1 फॉर वाइट। तो कुछ इस तरीके से। और ग्रेगर मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उनके थ्रू हमें पुनेट स्क्वायर भी मिला है। एंड इनके रिसर्च का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें ये देखने को मिला, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें देखने को मिला, अब ये आपको शायद 10th में नहीं है, ये आपको होगा क्लास 12th के अंदर, बट लेट मी टेल यू समथिंग। इनका एक्सपेरिमेंट मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ट्रू ब्रीड्स को ले लिया। ओके, ट्रू ब्रीड्स को लेके उन्होंने उनका क्रॉस कराया एंड देन ही गॉट सम थिंग्स। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ इन्हें क्या मिल गया। तो इन्हें मिल गया कि कुछ प्लांट्स के अंदर सब कुछ डोमिनेंट होगा एंड कुछ के अंदर सब कुछ रिसेसिव होगा। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव ये हम अब डिस्कस करेंगे। अब लेट्स गेट टू द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, हमने ग्रेगर मेंडल के लॉज के बारे में अब स्टडी करेंगे, क्या डोमिनेंट है, क्या रिसेसिव है, ये सब कुछ अब हम जानेंगे। ओके, तो मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझ लो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लॉज है, आपको जानने चाहिए। डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हेन 2 डिफरेंट अलील्स आर प्रेजेंट इन अ पेयर, वन इज डोमिनेंट masks the effect of the other, that is recessive. For example, in the pea plant the allele of purple flower is dominant over the allele of white flower. अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर कोई भी ट्रेट होगा तो दैट डेफिनेटली एग्जिस्ट इन टू और मोर। तो अब अगर दो है, मतलब अगर एक एनिमल के अंदर अगर 2 ट्रेट्स है तो उनमें से एक एक्सप्रेस होगा एंड एक एक्सप्रेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जब जन्म लेगा तो उसके अंदर 2 ट्रेट्स होंगे, एक उसके पापा से आएगा, एक उसकी मम्मी से आएगा। अगर उसके मम्मी की आइज़ ब्लू है और उसके पापा की आइज़ अगर ब्लैक है तो फिर उसके अंदर 2 ट्रेट्स हो गए, एक ब्लू आइज़ के लिए और एक ब्राउन आइज़ के लिए, ब्लैक आइज़ के लिए। तो इसमें से जो डोमिनेंट वाला है तो वो एक्सप्रेस करेगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेस करेगा वही डोमिनेंट वाला है। सो दैट्स वाई अगर आपने कभी भी देखा तो ईदर द आई विल बी ब्राउन और आई मीन ब्लैक, और ईदर इट विल बी ब्लू। तो इसमें से जो एक्सप्रेस होगा, जो कि डोमिनेंट है, तो वही एक्सप्रेस होगा। समझ रहे हो? सो दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहाँ पे एक ट्रेट हमेशा इट विल बी डोमिनेंट ओवर द अदर
ऐसे ही जब मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि पर्पल फ्लावर का जो ट्रेट है, अब पर्पल फ्लावर डोमिनेंट है इसलिए हम इसे कैपिटल में लिखेंगे, तो पर्पल फ्लावर का इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लावर। अब वाइट फ्लावर के लिए सेपरेट अगर W भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने छोटा P किया ताकि इन्हें समझ में आए कि दिस इज़ रिसेसिव। तो हमेशा एक ट्रेट विल बी डोमिनेंट ओवर द अदर, जो डोमिनेंट होगा वही शो होगा, या फिर जो शो हो रहा है वही डोमिनेंट है। ओके, ईजी, वेरी ईजी। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Alleles separate during formation of gametes. Each gamete receives only one allele from each pair. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, जो कि आई होप आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूँ, माइटोसिस मियोसिस आर बोथ टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। लेकिन माइटोसिस के अंदर जो जितना क्वांटिटी का DNA पहले सेल में होता है उतना ही उसके ऑफस्प्रिंग में होता है। लेकिन अगर आप मियोसिस की बात करें तो हाफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, सो ये तो हो गई बात इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की। अब जान लेते हैं कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जो अलील्स है तो वो सेग्रीगेट हो जाती है, सेग्रीगेट्स इनटू उसके गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो कि रिप्रोड्यूस करेंगे आगे जाके। सो दे हैव हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड दिस इज़ व्हाट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको कैसे बताऊँ? ओके, चलो मान लो दिस इज़ डैड, okay, this is dad and this is mom. okay, चलो अच्छे से ड्रॉ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये दोनों हैं पेरेंट्स, इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। अब इस बच्चे के अंदर क्या होगा? हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विल बी फ्रॉम डैड, हाफ विल बी फ्रॉम मॉम। तो ये बच्चा कुछ इस तरीके से होगा, उसके अंदर दोनों होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इनका भी हाफ आ जाएगा और इनका भी हाफ आ जाएगा। नाउ इसमें से जो एक्सप्रेस होगा वो दैट विल बी द डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं होगा दैट विल बी द रिसेसिव। बट जब ये इसके आप अगर गैमेट्स चेक करोगे, गैमेट्स माने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चेक करोगे, ऑर्गन्स नहीं पार्ट्स ही कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा हाफ जेनेटिक मटेरियल। हम सेल्स ड्रॉ करते हैं, हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आपको मिल जाएगा। ओके, अब जैसे कि अब इसके अंदर तो 2x जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके सेल्स के अंदर सिर्फ हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होगा और इट विल बी ईदर ऑफ द मॉम और इट विल बी ईदर ऑफ द डैड। सो इस तरीके से कुछ आपकी अलील्स सेग्रीगेट कर जाती है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, मेंडल साहब ने कहा। सो इस वजह से आपको अब आपको प्रूफ क्या मिला? तो ये ऑब्जर्व क्यों हुआ? क्योंकि दिस एक्सप्लेन्स द 3:1 रेशो ऑब्जर्व इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, सब कुछ जानेंगे। बस मेक श्योर यू आर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड आप एक नोटबुक लेके बैठ जाओ ताकि आप सारे नोट्स डिटेल में ले सको। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ व्हाट डज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से? ओके, alleles of different genes assort independently of each other during gamete formation. जब gamete form होगा, वही बात है, जब gamete form होगा, so then the alleles will assort themselves separately, individually. Okay, independently assort हो जाएंगे. So and this explains the 9:3:3:1 ratio observed in Mendel's hybrid cross. Very very important thing. अब सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले मेंडल साहब ने क्या किया? एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस किया तो आपको क्या देखने को मिल गया? 3 टॉल प्लांट्स देखने को मिल गए एंड एक शॉर्ट प्लांट देखने को मिल गया। सो दिस इज़ 3:1 रेशो। अब आप सोचोगे कि कैसे? अब सबसे पहले मान लो मेंडल साहब ने जो ब्रीड्स ली थी, ओके, दे वर ट्रू ब्रीड्स, ठीक है। तो इसका मतलब दिस वाज टॉल ओनली, दिस वाज शॉर्ट ओनली। ओके, तो जब आपने इनका जेनेटिक फार्मूला है वो अगर आपने चेक किया, सो दिस वाज ऑल टॉल, दिस वाज टॉल एंड वन शॉर्ट, दिस वाज टॉल एंड वन शॉर्ट एंड दिस वाज ओनली शॉर्ट एंड शॉर्ट। तो इस तरीके से कुछ इसका सेग्रीगेशन हुआ था व्हेन दे वर
व्हेन दे वर मेड टू रिप्रोड्यूस। अब इन्होंने क्या किया कि 2 पी की जो वैराइटीज़ थी तो वो ले ली एंड उनका क्रॉस किया। सो जब इन्होंने क्रॉस किया तो इन्होंने पाया कि 3 टॉल प्लांट्स पैदा हुए हैं और एक छोटा प्लांट पैदा हुआ है। सो इससे इन्होंने ये 3:1 रेशो पाया एंड इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे दिया। अब इन्होंने एक और क्रेजी चीज़ की, तो वो क्या किया आपको मैं बता देता हूँ। ही ऑल्सो अगेन क्रॉस द सेम जनरेशन, और उसके बाद इन्होंने एक ऐसा अजीब सा रिजल्ट पाया व्हेन ही सॉ द पीस। जब इन्होंने जो पीस के साइज़ एंड शेप्स देखे तो इन्होंने पाया कि जब इन्होंने सीड्स लिए और इसका सेकेंड जनरेशन पाया, लाइक इसको क्रॉस करके फिर जो सेकेंड जनरेशन मिला, तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर इनको 9:3:3:1 ये रेशो मिल गया, जहाँ पे ये जो 3 और 3 थे, लेट मी हाईलाइट देम अगेन, जो 3 और 3 थे देवर हाइब्रिड्स, ओके, या फिर आप इन्हें कह सकते हो कि इनके अंदर एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। जो 9 थे देवर ऑल डोमिनेंट एंड जो एक था दैट वाज कम्प्लीटली रिसेसिव, उसके अंदर सारे रिसेसिव ही कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए थे। ओके, सो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस इसे कहते हैं। तो मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस कुछ इस तरीके से है। अगर आपको इसके ऊपर का डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन एंड मैं आपके लिए एक सेपरेट 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसमें वी आर डिस्कसिंग हार्ड टॉपिक्स जो एटलीस्ट दैट दे विल गेट यू थ्रू द एग्जामिनेशंस। ओके, लाइक ये अगर आप टॉपिक्स करके जाते हो सो आपको आपके एग्ज़ाम्स तो क्लियर हो जाने हैं। मेक श्योर यू आर रीडिंग दिस नोट्स व्हेन यू हैव टाइम, ताकि आप लिख सको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स में। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि बेबी का जेंडर क्या है। ओके, द मैकेनिज्म बाय विच सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड। अब अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो इज़ ही अ मेल और इज़ ही गोइंग टू बी अ फीमेल? अब ये कैसे डिटरमाइन होगा? तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड व्हाट आर ऑटोसोम्स। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? सबसे पहले आप जान लो व्हाट इज डीएनए। डीएनए इज़ आर जेनेटिक मटेरियल। बहुत सारा डीएनए अगर आप इकट्ठा करोगे, कॉइल करोगे, जो कि ऑटोमेटिकली कॉइल हो जाता है, तो आपको मिल जाएगा क्रोमोसोम। तो ये जो इस तरीके से डीएनए होता है, इसको अगर आप फोल्ड करके रोल करके रखोगे ना, तो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम ऐसे दिखता है। ओके, अब ये 2 पेयर, मतलब ये एक पेयर हो गया क्रोमोसोम का, मतलब इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स है। डोंट कंफ्यूज, दिस इज हाउ अ क्रोमोसोम लुक्स लाइक। ओके, अगर आपको कोई क्रोमोसोम ड्रॉ करने को नॉर्मली नहीं बोलेगा, लेकिन अगर कोई करे तो दिस इज़ अ क्रोमोसोम यूजुअली। और अगर जब ये रिप्रोड्यूस करने लग जाएगा ना, तो इट विल जस्ट डबल द जेनेटिक मटेरियल। ओके, अगर कोई बोलेगा कि जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डीएनए ही बहुत सारे, आई मीन क्रोमोसोम्स ही बहुत सारे हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स ज़्यादा नहीं होंगे, बस उनका क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। ओके, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना। अब आपको क्रोमोसोम तो पता चल गया। अब क्रोमोसोम के अंदर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है कौन सा? ऑटोसोम। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। प्लीज़ डू नॉट मेक अ फज आउट ऑफ इट। वेरी वेरी इजी थिंग। आपको ये रिमेंबर करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, आई एम बीइंग स्ट्रिक्ट विद दिस थिंग क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज कर जाओगे। ऑटोसोम्स का कैसा होता है? ऑटोसोम्स को हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि हमें सेक्स डिटर्मिनेशन सीखना है। सो यूजुअली क्या होता है, लेट मी टेल यू गाइज। सेक्स क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर। इफ़ यू टॉक अबाउट मेल्स एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फीमेल्स, मेल्स के अंदर एक एक्स होगा और एक वाई क्रोमोसोम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स देन दोनों एक्स और एक्स होंगे। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम इसका भी डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे किया था मेंडल का, तो उसी तरीके से इसका करेंगे। अब मैं ये आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? डू नॉट कन्फ्यूज़। इंडिपेंडेंट, आई मीन सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, देखो आप मुझे बताओगे सब कुछ। एक्स और एक्स, इसके बाद ये एक्स और इसका एक एक्स, ठीक है? ये एक अपना खुद का क्रॉस बनाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग विथ मी। नेक्स्ट थिंग, इनका y ले लेंगे और इसका x ले लेंगे, तो y और x। अब
अगेन इसका x ले लेंगे और इसका y ले लेंगे, तो क्या बन रहा है आप मुझे बताओ। इससे आपने क्या समझा, अगर x x बन रहा है तो दैट इज़ अ गर्ल एंड x y बन रहा है तो दैट इज़ अ बॉय। तो नेचुरली देख सकते हो आप कितने बॉयज़ बने और कितने गर्ल्स बने। मैं बॉयज़ को रेड लाइन से अंडरलाइन करूँगा ताकि आप समझ सको। सॉरी, गर्ल्स को किया मैंने ओके। सो देखो यहाँ पे 2 बॉयज़ बनेंगे और 2 गर्ल्स बनेंगे नेचुरली। सो ऐसे होता है बेबी का सेक्स डिटरमाइन। अब हम थोड़े से नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स, ओके। मेल्स फीमेल्स हैव, मैंने ये बता दिया आपको, मेल्स हैव ये, ठीक है। स्पर्म, द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्पर्म ही बताएगा क्योंकि स्पर्म के अंदर ही 2 टाइप के जीन्स हैं, ओके। नाउ if a sperm is carrying X chromosome and fertilizes the egg, the offspring will be female. Very obvious. If the sperm carrying Y chromosome fertilizes the egg, the offspring will be male. Okay? काफ़ी ज़्यादा obvious है। देखो, अगर ऐसा sperm चला जाता है which is carrying an X to the female, XX गर्ल बनाएगा। अगर Y वाला चला जाता है तो X और Y मिला के बॉय बनाएगा, X और Y मिला के बॉय बनाएगा। वेरी ऑब्वियस। तो इस तरीके से कुछ होता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन ख़त्म। काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। मैंने ये आपको बता दिया ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि किस तरीके से चीज़ें होती है। तो अब मैं आपको पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं सिखाने वाला इस टॉपिक में, लेकिन आई विल मेक श्योर कि आई विल ब्रिंग अ वीडियो अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा, एंड ये सेक्स डिटर्मिनेशन सब कुछ हम एक ही सेशन में कवर कर देंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट? अगर किसी के मम्मी के आइज़ ब्लू है, सो वही सेम ट्रेट अपनी बेटी के अंदर वो पास कर सकती है। दिस इज़ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दीज देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, जो कि हमने बात की। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, इनके बारे में बात अभी करेंगे हम। एक्सप्रेस्ड व्हेन एटलीस्ट 1 डोमिनेंट अलील इज प्रेजेंट। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। यूजुअली, ओके, अगेन यूजुअली ये जो ट्रेट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, या फिर ये अलील्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। तो इनमें से एक एक्सप्रेस होगा और एक एक्सप्रेस नहीं होगा। जो एक्सप्रेस होगा दैट विल बी अ डोमिनेंट ट्रेट, जो एक्सप्रेस नहीं होगा दैट विल बी अ रिसेसिव ट्रेट। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरा फ्रेंड है, उसकी मम्मी ये है टॉल, उसके पापा छोटे से है शॉर्ट। अब इन दोनों का जब बच्चा बन गया, जो कि मेरा दोस्त है, तो ये मान लेते हैं, ओके, मान लेते हैं ये बन गया छोटा, ओके। इसकी मम्मी बहुत टॉल है, इसके पापा छोटे हैं, अब ये बच्चा बन गया छोटा। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस जस्ट मीन्स, अब ये बहुत वेग एग्जांपल है लेकिन मुझे ये देना पड़ रहा है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि पापा वाला जो ट्रेट है दैट इज़ मोर डोमिनेंट। अब कुछ हिस्सों में ऐसा भी होगा कि बच्चा पूरा टॉल भी नहीं होगा। अब जैसे मान लो इसकी मम्मी 5 फुट है और इसके पापा 3 फुट वाले हैं, तो मान लो इनका बच्चा हो जाएगा 4 फुट वाला, मान लो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। कुछ बच्चा थोड़ा सा मतलब मीडियम साइज़ का बन रहा है बच्चा, तो इसके अंदर कोडोमिनेंस आ जाता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, अभी नहीं, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गई बात कि मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बोल रहा हूँ। कुछ तो जीन्स ऐसे होंगे कि आप देख ही नहीं पाओगे कभी। जैसे प्लांट्स के अंदर आप थोड़ी ना हाइट नापोगे, इसके पापा की हाइट कितनी थी, इसके पेरेंट प्लांट की हाइट कितनी थी। तो इसके अंदर जेनेटिक भी चेंजेस हो सकते हैं, ओके। तो जो चेंजेस आपको फिजिकली आप देख सकते हो अपनी आइज से, दोज आर कॉल्ड एज फिनोटाइप्स। और जो जीन्स के अंदर जेनेटिकली चेंज हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी ये आपको बताया, तो उसको आप बोलोगे जीनोटाइप। बहुत इजी, जो आपको आँख से दिख रहा है फिनोटाइप, जो आपको आँख से नहीं दिख रहा दैट इज़ जीनोटाइप, ओके। जो जीन के अंदर चेंज हो रहा है, जीन के अंदर जो बदलाव हो रहा है दैट इज़ जीनोटाइप, ओके, नाइस। सो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर आपने प्लांट का ले लिया तो प्लांट के पेटल्स तो आप देख लोगे, सेपल्स तो आप देख लोगे, क्वाइट ऑब्वियस। तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्या? ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स। तो ये हो गया फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या? जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो चेंज होगा। तो जेनेटिक मेकअप, अब जेनेटिक मेकअप मतलब वो वाला मेकअप नहीं, जेनेटिक मेकअप मतलब जेनेटिक बिल्डअप या फिर जेनेटिक मटेरियल, तो उसके अंदर कोई चेंज आ जाएगा तो यू कैंट सी दैट, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज
जेनेटिक मेकअप या फिर जेनेटिक चेंज। अगर जेनेटिक चेंज हो रहा है तो ये आप देख नहीं पाओगे, लेकिन ये आप ऑब्जर्व तो कर पाओगे। ओके, देख नहीं पाओगे बट ये आप ऑब्जर्व कर पाओगे। सो अगर कोई चेंज हो जाता है तो दैट इज जेनोटाइप, जेनोटिपिकल चेंज। ओके, वेरी वेरी इजी। सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट हेरिडिटी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा इवोल्यूशन पार्ट को जानने के लिए। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग दिस वीडियो एंड कमिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स मैं अभी अपलोड करके डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइम है। मेक श्योर यू आर वॉचिंग ऑल ऑफ देम, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपके टीचर्स ने आपको क्या पढ़ाया और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। एंड मेक श्योर यू आर रिसेंट विद द नॉलेज। एंड या, दिस वॉज ऑल अबाउट इन टुडेज सेशन। आपको मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द इसी तरीके के लेक्चर के लिए। कम फॉर द पार्ट 2। मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा पार्ट 2। चलो बाय बाय।